Lotus Academy of Diet and Fitness. Nutrition Demystified. अध्याय 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषण के निर्माण खंड। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण और मरम्मत, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने और शरीर के विभिन्न कार्यों को विनियमित करने के लिए आवश्यक हैं। वे अमीनो एसिड से बने होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और अपूर्ण प्रोटीन जिसमें एक या अधिक आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है। संपूर्ण प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में मांस, मुर्गी पालन, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद और सोया शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे आधारित प्रोटीन स्रोतों जैसे फलियां, अनाज, नट और बीज का सेवन करके अपूर्ण प्रोटीन को एक पूर्ण प्रोटीन बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। प्रोटीन के घटक प्रोटीन जटिल मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं जो अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। वे जीवित जीवों में कोशिकाओं और ऊतकों की संरचना, कार्य और विनियमन के लिए आवश्यक हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनमें एक अमीनो समूह NH2, एक कार्बोक्सिल समूह COH और एक साइड चेन समूह R होता है। आमतौर पर प्रोटीन में 20 अलग-अलग अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रत्येक में एक अद्वितीय साइड चेन होती है जो इसे विशिष्ट गुण प्रदान करती है। पेप्टाइड बांड अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने के लिए पेप्टाइड बांड के माध्यम से एक साथ जुड़े होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। पेप्टाइड बंधन तब बनता है जब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल समूह दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो समूह के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी का अणु निकलता है। अमीनो एसिड का वर्गीकरण आवश्यक अमीनो एसिड ये ऐसे अमीनो एसिड हैं जिन्हें मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है और इन्हें आहार से प्राप्त किया जाना चाहिए। 9 आवश्यक अमीनो एसिड हैं: हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलैलनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन। गैर आवश्यक अमीनो एसिड ये अमीनो एसिड हैं जिन्हें मानव शरीर अपने आप संश्लेषित कर सकता है और इन्हें आहार से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। गैर आवश्यक अमीनो एसिड हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलाइन, एस्पार्टिक एसिड, शतावरी, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, सेरीन, सिस्टीन और आर्जिनिन। प्रोटीन का वर्गीकरण पूर्ण प्रोटीन वे होते हैं जिनमें शरीर के लिए आवश्यक सभी आवश्यक अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में होते हैं। संपूर्ण प्रोटीन आमतौर पर मांस, मछली, मुर्गी पालन, अंडे और डेयरी उत्पादों जैसे पशु स्रोतों से प्राप्त होते हैं। वे विभिन्न शारीरिक कार्यों और ऊतक रखरखाव के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की एक अच्छी तरह से संतुलित प्रोफाइल प्रदान करते हैं। अपूर्ण प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है जो अक्सर पौधे आधारित स्रोतों जैसे फलियां, अनाज, नट और बीज में पाए जाते हैं। विभिन्न पौधे आधारित प्रोटीनों के संयोजन से एक संपूर्ण अमीनो एसिड प्रोफाइल बनाई जा सकती है जिसे प्रोटीन पूरकता के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग आमतौर पर शाकाहारी और शाकाहारी आहार में किया जाता है। अपूर्ण प्रोटीन अभी भी समग्र प्रोटीन सेवन में योगदान देता है और संतुलित आहार का हिस्सा होने पर आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। हालिया शोध अमीनो एसिड आवश्यकताओं को पूरा करने और पोषण संतुलन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट संयोजनों या स्रोतों से अधिक विविधता और समग्र प्रोटीन सेवन पर जोर देता है। प्रोटीन के कार्य ऊतकों का निर्माण और मरम्मत प्रोटीन शरीर में ऊतकों और अंगों के प्राथमिक निर्माण खंड हैं। वे मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, अंगों और रक्त वाहिकाओं सहित ऊतकों की वृद्धि, विकास और मरम्मत में योगदान देते हैं। एंजाइमेटिक कैटालिसिस प्रोटीन एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर में पाचन, चयापचय, ऊर्जा उत्पादन और डीएनए प्रतिकृति जैसी महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। ये एंजाइम जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, प्रक्रिया में उपयोग किए बिना प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। हार्मोन और सिग्नलिंग कुछ प्रोटीन हार्मोन या सिग्नलिंग अणुओं के रूप में कार्य करते हैं, शारीरिक कार्यों की देखरेख करते हैं। इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन जैसे हार्मोन चयापचय, वृद्धि और विकास का प्रबंधन करते हैं। सिग्नलिंग प्रोटीन कोशिकाओं के बीच संदेश रिले करते हैं, सेलुलर गतिविधियों को व्यवस्थित और नियंत्रित करते हैं। परिवहन और भंडारण प्रोटीन शरीर में अणुओं का परिवहन और भंडारण करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है, जबकि अन्य परिवहन प्रोटीन विभिन्न पदार्थों को कोशिका, झिल्ली और रक्त प्रवाह में ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त फेरिटिन जैसे प्रोटीन शरीर में आयरन के स्तर को संग्रहित और नियंत्रित करते हैं। प्रतिरक्षा रक्षा एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बैक्टीरिया,
वायरस या विषाक्त पदार्थों जैसे विदेशी पदार्थों को पहचानते हैं और उनसे जुड़ते हैं, उन्हें अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा विनाश के लिए चिह्नित करते हैं। एंटीबॉडीज शरीर को संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में योगदान करते हैं। द्रव संतुलन बनाए रखना। प्रोटीन रक्त वाहिकाओं और आसपास के ऊतकों के बीच द्रव संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। वे ऑस्मोटिक दबाव डालते हैं, रक्त वाहिकाओं से अत्यधिक तरल पदार्थ के रिसाव को रोकते हैं और शरीर में तरल पदार्थों का उचित वितरण और संतुलन सुनिश्चित करते हैं। पीएच, हाइड्रोजन की क्षमता, संतुलन और बफरिंग। कुछ प्रोटीन बफर के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिकाओं और शरीर के तरल पदार्थों के भीतर पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। वे एसिड बेस संतुलन को नियंत्रित करते हैं, पीएच में भारी बदलाव को रोकते हैं जो सेलुलर कार्यों को बाधित कर सकता है। ऊर्जा स्रोत। जबकि कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं, प्रोटीन को भी तोड़ा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लंबे समय तक उपवास या अपर्याप्त कैलोरी सेवन की अवधि के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रोटीन को चयापचय किया जा सकता है। मांसपेशियों में संकुचन। एक्टिन और मायोसिन जैसे प्रोटीन मांसपेशियों में संकुचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे बल उत्पन्न करने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे गति और गतिशीलता संभव होती है। प्रोटीन के स्रोत। पशु प्रोटीन स्रोत। मांस। इसमें बीफ, पोल्ट्री, सुअर का मांस, भेड़ का बच्चा और गेम मीट शामिल हैं। मछली और समुद्री भोजन जैसे सैल्मन, ट्यूना, कॉड, झींगा और शेलफिश। अंडे एक संपूर्ण प्रोटीन स्रोत जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। डेयरी उत्पाद, दूध, दही, चीज, पनीर और मट्ठा प्रोटीन। मुर्गी पालन, चिकन, टर्की और अन्य मुर्गी। बीफ और पोर्क उत्पाद, स्टेक, ग्राउंड बीफ, पोर्क चॉप और बेकन। समुद्री भोजन, इसमें सैल्मन, ट्यूना और सार्डिन जैसी मछलियां शामिल हैं। पादप प्रोटीन स्रोत, फलियां जैसे बीन्स, काली बीन्स, किडनी बीन्स, छोले, दाल और मटर। सोया उत्पाद, टोफू, टेम्पे, एडामे और सोया दूध। साबुत अनाज, क्विनोआ, ब्राउन चावल, जई, जौ और साबुत गेहूं उत्पाद। मेवे और बीज, बादाम, अखरोट, मूंगफली, चिया बीज, अलसी और भांग के बीज। सब्जियां, कुछ सब्जियां अपेक्षाकृत अधिक प्रोटीन वाली होती है, जैसे पालक, ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और शतावरी। पौधे आधारित प्रोटीन पाउडर, मटर, ब्राउन चावल, भांग या सोया जैसे स्रोतों से प्राप्त इन पाउडर का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में पूरक या घटक के रूप में किया जा सकता है। सीतान, गेहूं के ग्लूटेन से बना एक उच्च प्रोटीन मांस विकल्प। पशु स्रोतों में संपूर्ण प्रोटीन होता है, जबकि पौधों के स्रोतों में कुछ अमीनो एसिड की कमी हो सकती है। भोजन में या पूरे दिन पौधों के प्रोटीन को मिलाने से अमीनो एसिड को संतुलित करने में मदद मिलती है। आपकी प्रोटीन पसंद इस बात पर निर्भर करती है कि आपको क्या पसंद है, आपकी संस्कृति और आपकी पोषण संबंधी जरूरतें क्या हैं। संतुलित आहार में पर्याप्त प्रोटीन और पोषक तत्वों के लिए विभिन्न प्रोटीन शामिल होते हैं। नाइट्रोजन संतुलन। नाइट्रोजन संतुलन, नाइट्रोजन सेवन मुख्य रूप से आहार प्रोटीन से और नाइट्रोजन उत्सर्जन के बीच संबंध का आकलन करता है, जिसमें यूरिया जैसे अपशिष्ट उत्पाद शामिल हैं। यह संतुलन प्रोटीन चयापचय और शरीर की प्रोटीन स्थिति को समझने में मदद करता है, क्योंकि प्रोटीन के अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन संतुलन को 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। सकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन। सकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन तब होता है जब सेवन उत्सर्जन से अधिक हो जाता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि के साथ एनाबॉलिक अवस्था दिखाता है। यह विकास, गर्भावस्था, मांसपेशियों के निर्माण और पुनर्प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ऊतक विकास और स्वास्थ्य का समर्थन करता है। नकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन। नकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन का मतलब है कि शरीर में प्रवेश करने की तुलना में अधिक नाइट्रोजन शरीर से बाहर निकल जाती है। यह एक अपचयी अवस्था की ओर ले जाता है, जहां प्रोटीन का टूटना संश्लेषण से अधिक हो जाता है। कारणों में कम प्रोटीन या कैलोरी का सेवन, बीमारियां, आघात या उपवास शामिल हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों की हानि, धीमी गति से उपचार, कमजोर प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। संतुलन नाइट्रोजन संतुलन। संतुलन नाइट्रोजन संतुलन तब होता है जब नाइट्रोजन का सेवन नाइट्रोजन उत्सर्जन के बराबर होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण और टूटने के बीच संतुलन को इंगित करता है। संतुलन नाइट्रोजन संतुलन आमतौर पर स्वस्थ वयस्कों में देखा जाता है जब उनका प्रोटीन सेवन उनकी प्रोटीन आवश्यकताओं से मेल खाता है। नाइट्रोजन संतुलन की जांच करने के लिए हम मापते हैं कि आपको भोजन से कितना नाइट्रोजन मिलता है और आप मूत्र में कितना छोड़ते हैं। हम सटीक परिणामों के लिए 24 घंटे मूत्र संग्रह और नाइट्रोजन विश्लेषण जैसी विधियों का उपयोग करते हैं। स्वस्थ रहने और आपके शरीर को बढ़ने और ऊतकों की मरम्मत में मदद करने के लिए सकारात्मक या संतुलित नाइट्रोजन संतुलन होना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपको अपने आहार में पर्याप्त प्रोटीन की आवश्यकता है। आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, यह आपकी उम्र, लिंग, गतिविधि स्तर और व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करता है। प्रोटीन की कमी के लक्षण।
प्रोटीन की कमी या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण तब उत्पन्न होता है जब शरीर में पर्याप्त आहार प्रोटीन की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। यह विशेष रूप से सीमित खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता वाले प्रोटीन स्रोतों तक खराब पहुंच वाले क्षेत्रों में समस्याग्रस्त है। बिगड़ा हुआ विकास और विकास। प्रोटीन वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर शिशुओं, बच्चों और किशोरों में। अपर्याप्त प्रोटीन सेवन से विकास रुक सकता है, विकास में देरी हो सकती है और वजन कम बढ़ सकता है। मांसपेशियों की बर्बादी। प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों की बर्बादी और कमजोरी हो सकती है। आहार में प्रोटीन अपर्याप्त होने पर शरीर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अमीनो एसिड प्राप्त करने के लिए मांसपेशियों के ऊतकों को तोड़ सकता है। इससे मांसपेशियों की हानि हो सकती है और ताकत कम हो सकती है। एडिमा। गंभीर प्रोटीन की कमी के परिणाम स्वरूप एडिमा हो सकती है, जो शरीर के ऊतकों में तरल पदार्थ का संचय है। एडिमा आमतौर पर पैरों, टांगों और पेट में सूजन के रूप में प्रकट होती है और यह गंभीर कुपोषण का संकेत हो सकता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। अपर्याप्त प्रोटीन का सेवन प्रतिरक्षा को कमजोर करता है, संक्रमण, बीमारी और घाव भरने में देरी की संभावना बढ़ाता है। पोषक तत्वों की कमी। प्रोटीन युक्त भोजन आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अपर्याप्त प्रोटीन सेवन से इन खाद्य पदार्थों में मौजूद विटामिन, खनिज और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और पोषण संबंधी स्थिति में समझौता हो सकता है। बाल, त्वचा और नाखून संबंधी समस्याएं। बालों, त्वचा और नाखूनों के विकास और रखरखाव के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन की कमी से पतले, भंगुर बाल, शुष्क और परतदार त्वचा और भंगुर नाखून हो सकते हैं। हार्मोनल और एंजाइमेटिक असंतुलन। प्रोटीन हार्मोन और एंजाइम उत्पादन और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन की कमी इन प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से हार्मोनल असंतुलन और बिगड़ा हुआ एंजाइमेटिक गतिविधि हो सकती है। प्रोटीन की अधिकता के लक्षण। किडनी पर दबाव। उच्च प्रोटीन का सेवन किडनी पर दबाव डाल सकता है, क्योंकि वे प्रोटीन चयापचय से अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर और समाप्त कर देते हैं। लंबे समय तक अत्यधिक प्रोटीन के सेवन से गुर्दे की क्षति या शिथिलता हो सकती है, विशेषकर उन लोगों में जिन्हें पहले से ही गुर्दे की समस्या है। निर्जलीकरण। प्रोटीन चयापचय को अपशिष्ट उत्पादों के टूटने और उन्मूलन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के सेवन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है, जिससे तरल पदार्थ का सेवन पर्याप्त नहीं होने पर निर्जलीकरण हो सकता है। पोषण संबंधी असंतुलन। प्रोटीन स्रोतों पर अधिक जोर देने से आहार असंतुलित हो सकता है, जिससे अन्य खाद्य समूह जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा से आवश्यक पोषक तत्वों की उपेक्षा हो सकती है। इससे महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज और फाइबर का अपर्याप्त सेवन हो सकता है। पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाना। अत्यधिक प्रोटीन का सेवन, विशेष रूप से पशु स्रोतों से, हृदय संबंधी मुद्दों, विशिष्ट कैंसर और हड्डियों के स्वास्थ्य से समझौता जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इन संबंधों को स्पष्ट करने और प्रोटीन के सेवन को अन्य से अलग करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। पाचन संबंधी समस्याएं। अत्यधिक प्रोटीन का सेवन, विशेष रूप से केंद्रित रूपों में, सूजन, गैस और कब्ज सहित पाचन संबंधी असुविधा का कारण बन सकता है, खासकर जब सेवन अनुशंसित स्तर से अधिक हो। वजन बढ़ना। प्रोटीन तृप्ति और वजन प्रबंधन में सहायता करता है, लेकिन जब कैलोरी की मात्रा ऊर्जा की जरूरतों से अधिक हो जाती है तो प्रोटीन के अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ सकता है। प्रोटीन में बहुत अधिक कैलोरी होती है और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से उन्हें संतुलित किए बिना अतिरिक्त प्रोटीन कैलोरी का सेवन वजन बढ़ाने में योगदान देता है।